जो एयर स्ट्राइक की गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, आप क्या समझते हैं कि अब होश के नाखून लेगी तालिबान हुकूमत या फिर अभी भी मामलात मजीद खराब रहेंगे? वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर जो हम कम हमले करें वो तो जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान बदले में कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब पाकिस्तानी जानें जा रही हों, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू शहरबानुस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमने पाकिस्तान की सरजमीन को किस तरह से महफूज रखना है ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान की जानिब से हफ्ते के रोज़ अफगानिस्तान पर 3 सूबों पर स्ट्राइक की गई और 100 से ज़ायद फितनल ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और ये स्ट्राइक जो थी कितनी कामयाब रही। और अब हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत को होश के नाखून आए हैं नहीं आए, इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, आप क्या समझते हैं ये जो एयर स्ट्राइक की गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, आप क्या समझते हैं कि अब होश के नाखून लेगी तालिबान हुकूमत या फिर अभी भी मामलात मजीद खराब रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शहरबानो बीबी। बात यह है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं, एयर स्ट्राइक्स, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक हैं हम्म। और पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल जो है वो साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर खास व आम की हिफाजत करना पाकिस्तान के आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान का जो है वो फर्ज है और वो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं और पूरी कौम इसके ऊपर उनकी मरहून मिन्नत है। पूरी कौम को उनको फख्र है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया को, पता चल जाएगा कि इन स्ट्राइक्स के ऊपर पाकिस्तानी कौम क्या अफ़सोस कर रही है या पाकिस्तानी कौम इस पे खुशियाँ मना रही है। तो हम्म। यकीन मानें कि पाकिस्तानी कौम खुशी मना रही है। हाँ, चंद लोग जो कि भारत का एजेंडा लेके चल रहे हैं, इसराइल का एजेंडा लेके चल रहे हैं, उनके ज़रूर सीनों पर साँप लौट रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया बिल्कुल। पे भी देख लीजिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, तो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 जो चार्टर है उसके तहत हमने ये स्ट्राइक्स की। हम्म। और जब 2000 के बाद जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बकायदा जो दो शिकें जो है वो बनाई गई, एक थी 1368 और एक थी 1373। जी। दोनों के तहत जो है वो हमने जो है मेरे ख्याल में एग्जैक्टली वही किया जो इन शिकों का जो है वो अंदर कहा गया हुआ है। ठीक। अब दूसरी जानिब जो है वो हमने स्ट्राइक्स इसलिए की क्योंकि हम तंग आ गए थे तमाम नाकाबिले तरदीद शवाहिद दे के। हम्म। दफ्तर खारजा के 1200 से ज़्यादा हमने डिमार्च पेश किए। हमने उनको जो है वो तकरीबन आईएसआई ने जो उनको मेमो लिखे, वो भी तकरीबन 1200 के करीब मेमो लिखे। इसी तरीके से जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग और जॉइंट मीटिंग्स जो है वो वहाँ कंडक्ट की गई, लेकिन बेसूद रहा। अफ़गान नाज़िमुल अमूर को बुलाकर एहतजाज किए गए, उनको सबूत दिए गए, वहाँ की लीडरशिप को सबूत दिए गए, वहाँ की इंटेलिजेंस जीआईडी को, जीडीआई को सबूत दिए गए, लेकिन उन्होंने उनके कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगी। उसकी वजह यह है कि वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर जो हम कम हमले करें वो तो जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान बदले में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और उसको कोई शर्म और हया है। उनके हम्म। ये ख्याल में था। लेकिन जब पाकिस्तानी जाने जा रही हों, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान को ये ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो रूस की रिपोर्ट आई है, रूसी वज़ारत ख़ारजा की, उसके अंदर उन्होंने यह कहा है कि तकरीबन 20 से 23 हज़ार के करीब जो दहशतगर्द हैं, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं हम्म। और इसके साथ-साथ वो वहाँ एक खुरासान रियासत को जो है शुमाली और मशरकी इलाके के अंदर कायम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब दाइश का सिलसिला ख़त्म हुआ इराक के अंदर जी। और उनकी जो इस्लामिक स्टेट फॉर जो इराक एंड सीरिया थी, वो ख़त्म हुई 2018 में, तो उसके बाद वो एक नई हुकूमत जो है वो अपना इलाका कायम करना चाहते थे और अफ़गानिस्तान उनके लिए जो है एक बेहतरीन ठिकाना जो है वो साबित हो रहा है। ठीक। अब उसके बाद जो है उन्होंने एक नई यहाँ जो रूस की रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर वो ये कहते हैं कि यहाँ ईटीआईएम है, यहाँ अल-कायदा है, यहाँ एआईटी है और दीगर दहशतगर्द तंजीमें, क्योंकि 2023 में जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स 3 आईं, उनके अंदर 24 दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, जो कि जी।
पाकिस्तान के लिए खतरा है, ताजिकिस्तान के लिए खतरा है, ईरान के लिए खतरा है, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के लिए खतरा है। और ये अमली तौर पर अपना काम कर रही हैं। जो 2026 में काबुल में चाइनीज़ के रेस्टोरेंट के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर बाकायदा अल-कायदा जो है वो मुलविस पाई गई। इससे बात वाज़ेह हो गई है कि दुनिया के तमाम दहशतगर्दों के ठिकाने अफ़गान हुकूमत के ज़ेर साया पल रहे हैं। तो जो ठीक। आपने बात कि जी उनको कोई शर्म आएगी या उनको कोई अकल आएगी, तो उनको अकल बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हुँ। वो जो है जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं। और इससे सिर्फ ये एक कार्रवाई जो है ये पाकिस्तान ने ना अफ़गान हुकूमत के खिलाफ की है, हुँ। ना अफ़गान कौम के खिलाफ की है। दहशतगर्दों ये के खिलाफ भी। पाकिस्तान ने कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ की है और ये हुँ। हम हक रखते हैं और हम करते बिल्कुल। रहेंगे जब तक ये दहशतगर्द वहाँ से खत्म नहीं हो बिल्कुल जाते। अब्दुल्ला मिदगुल साहब, हम इस चीज़ का इख्तियार भी रखते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और इससे पहले भी इनको बारहा समझाया गया कि आपकी सरजमीन जो है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। और उसके अलावा सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, बाकायदा पाकिस्तान में पिछले हालिया दिनों में जितने भी दहशतगर्दाना हमले हुए हैं उन सब में अफ़गानी जो हैं वो मुलविस थे। हमारे जवान जो हैं आए रोज़ शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस को शहीद किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे मासूम जो नमाजी हैं उनको मसाजिद में शहीद किया जा रहा है। और इंटरनेट पे ये भी कहा गया कि तरलई हमले का पाक फ़ौज ने बदला ले लिया, जिस पर लोग जश्न मना रहे थे कि तुम हमारे घरों में, हमारे घर में अगर जारहियत करोगे तो हम भी जानते हैं कि तुम्हें कैसा जवाब दें। आप समझते हैं कि ये जितने भी वाक़यात हुए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा दिल खराश जो बम ब्लास्ट था तरलई हमले का, उसका भी बदला लिया गया? देखिए, तरलाई का हमला जो है ये एक्यूमुलेटेड था। इसमें तरलाई का हमला भी शामिल था। इसमें हुँ। जो बलूचिस्तान में अभी 12 जगह के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक उसका जी। फैक्टर था। उसके अलावा इसमें करक का जो हमला किया गया, इसके अंदर बन्नू के अंदर हमला किया गया, इसमें जो कर्नल गुलफराज की शहादत हुई, हुँ। दीगर इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। उन सब का जो है ये बदला लिया गया, लेकिन ये सिर्फ़ एक कोई म रिएक्शनरी नहीं था। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। बिल्कुल ये सही। एक कैलकुलेटेड मूव थी, सोच समझ के की गई और ये आइंदा भी जारी रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि दहशतगर्द ठिकाने सिर्फ जो है पख्तिया, पख्तिका, बरमल, खोगियानी, खोस्त, निंगरहार यहाँ नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हैं। ये मुल्हिका इलाके हैं और हुँ। फिर अफ़गान हुकूमत के अंदर जिस तरीके से जो नाजायज़ हुकूमत लोगों पे मुसल्लत है, आपने देख लिया अहमद मसूद के बेटे, जो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, उनका जो बयान आया कि पाकिस्तान जो है वो बदख्शां के अंदर उनको मदद करे, तो हम वाह खान कॉरिडोर जो है, जो कि 99.1 किलोमीटर की एक पट्टी है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है, वो हम पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार हैं। सही है। 27% जो ताजिक बरादरी है अफ़गानिस्तान में रह रही है, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अब तालिबान की नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जी, लेकिन जी। साथ ही साथ जैसे रूस की रिपोर्ट मौजूद है, मैं जिसका ज़िक्र कर रहा था वज़ारत ख़ारिजा की, अब जहाँ रूस ये एक बात करता है, वहाँ ये भी कहता है कि जनाब वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ड्रग है, जो मनशियात हैं, मेथ, उसका जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्मगलिंग है, वो अफ़गानिस्तान से दीगर ममालिक को हो रही है। अब एक तरफ तालिबान ये कहते हैं कि हमारा वास्ता तो कुरान से है, इस्लाम से है। दूसरी जानिब वो बुत शिकन अपने आप को कहलाते हैं, जबकि वो बुत परस्तों की गोद में जाके बैठ गए हैं। और साथ ही साथ जो है इस्लाम के अंदर क्या मनीशियात का इस्तेमाल जो है वो जायज़ करार दिया गया है, तौबा हुँ। इस्तग़फ़ार। तो ये कौन-सा इस्लाम है? जो इससे ये लेके आ साबित गए होता हैं। बिल्कुल ठीक करक है। के अंदर वाक़या हुआ, जिसके अंदर 3 एफसी के जो फ्रंटियर कोर के लोग जो थे, उनको निशाना, कांस्टेबलरी के लोगों को निशाना बनाया गया और वहाँ वो बेचारे मरीज़ थे। उनको एम्बुलेंस लेके जा रही थी और 1122 की, और उसके अंदर उनको बाकायदा जो है वो निशाना बनाया गया और फिर वहाँ जला दिया गया उनको। हुँ। अब ये जलाने का काम कौन करता है? इससे 2 बातें बड़ी अहम हैं, वो साबित बिल्कुल। होती हैं। पहली बात ये है कि ये जलाने का काम हिंदू करते हैं, क्योंकि वो अपनी चिता भी जलाते हैं, जी। वो समझौता एक्सप्रेस को भी आग लगाते हैं, वो बिल्कुल। दशहरे पर रावण को भी आग लगाते हैं। तो ये जो आग लगाने का जो उन्होंने बॉम्बे रिवाज है अंदर ये उनका है।
अंदर उस होटल के अंदर आग लगाई थी, तो ये उसको भी जो है इंडिकेट करता है। अब बिल्कुल ये सही। सारी चीज़ें जो आप देखें, एक तो बात ये साबित हो गई कि ये कहाँ से इनकी डोरें चल रही हैं। दूसरी जानिब जो है, अगर हम दूसरे पहलू के ऊपर गौर करें, तो हमें ये पता चलता है कि वो तमाम के तमाम जो 5 एहलकार वहाँ शहीद हुए इस हुँ, एम्बुलेंस के वाक़ये के अंदर, वो तमाम के तमाम पश्तून थे। तो इसका मतलब ये है कि इनका ताल्लुक किसी कौमियत से भी नहीं है। ये जी। पश्तून या अपने आप को कोई भी कौम कहलाएँ, ये गलत है, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, फ़रेब हैं और सब कुछ से ज़्यादा जो है ये कुफ़ार के ज़ुमरे के अंदर शामिल है। अच्छा, फिर तीसरी बात इसके अंदर जो बड़ी अहम है, वो ये है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, ये जो जिनको यहाँ चैन नहीं आता कि वो गोली मार दें, अब वो जो जिस तरीके से आपको याद है कि तकफ़ीरी ग्रुप जो काम किया करता था, इसी तरीके से जो दाइश करती थी कि लोगों को जो है बेहेड करना, उनकी गर्दनें तो बस्तकबार काट देना, उनको जो है अज़ियत पहुँचा के अस्तगफिरुल्लाह। बिजली के झटकों से जो है मार देना, ये अब उस लेवल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये आप देखें, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अंदर इन्होंने ये जो हरकत की है, इससे ये साबित होता है कि इनका मुसलमान होने से कोई किसी ताल्लुक किस्म नहीं है। का तक ताल्लुक नहीं है। एक चीज़ और एस्टेब्लिश होती है करेक्ट वाक़े से, जी। वो ये होती है कि जिस तरह से बीएलए करती है कि हुँ, वो तमाम अपने जो रिकॉर्डिंग्स करती है और वो भी क्या करते हैं, मासूम लोगों को, कमज़ोर लोगों को निशाना बनाते हैं, छुप के वार करते हैं और जो है उसकी वीडियो यानी कि फ़िल्म बंदी करते हैं। इन्होंने भी यही काम किया। हुँ, इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि ये लोग जो है ये एक शर है और अगर रूस ये रिपोर्ट पेश कर रहा है, तो फिर रूस को चाहिए कि वो अपने सिफ़ारती ताल्लुकात मुनक़ते कर ले इनके साथ। सही। क्योंकि अगर वहाँ खुरासान रियासत कायम हो रही है, तो फिर रूस को याद रखना चाहिए है कि जो मॉस्को के अंदर हमला किया गया था, उसके अंदर भी जो है वो आईएस के जो असरात थे, वो वो वहाँ मौजूद मिले थे। थे। हुँ, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अफ़गानिस्तान के मामले पे आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को अब कौन-सा तरीक़ाकार अपनाना होगा और उसको मुकम्मल तौर पर वही तरीक़ाकार इनके लिए कारआमद होगा? दूसरा, फ़ज़ल मनावी का जो बयान सामने आया, उसको आप कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि अफ़गान तालिबान ज़ालिम गिरोह है, इनके सर पर पड़ने वाली हर ज़र्ब खुशाइंद है। पाकिस्तान के इस मामले पर उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि ज़ुल्म का ख़ात्मा होना एक अज़ीम नेमत है और जो भी पाकिस्तान या जो भी इस तरह का काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपसे कहा कि अब पाकिस्तान के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो हो गई गई हैं हैं, और जी। लोग जो है, ये जो दहशतगर्दों के जो कैंप्स थे, जिनको निशाना बनाया गया, 7 मुख्तलिफ ठिकाने, इसके अंदर जो अब तालिबान का आप झूठ देख लें कि वो अगर इतने सच्चे थे कि वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, हुँ, तो फिर उन्होंने अपने ही मुल्क में अफ़गानिस्तान के मीडिया को जाने से क्यों रोक दिया? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली जी। बात ये है कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्दी के ठिकाने थे, जिसका सबूत आप उस वीडियो से देख सकती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से जब हमला किया जाता है, तो एक धमाका होता है और आग का शोला बुलंद होता है और थोड़ी देर के बाद एक बड़ा धमाका होता है और एक जी। बहुत बड़ा जो उस शोला है, वो सामने आता है। वो कौन है? वो असला का डिपो है, जो उस जगह मौजूद था। अगर ये एक अवामी इलाका था, तो असले का इतना बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ क्या कर रहा था? ये देखिए ना, जहाज़ तो गुज़र गया, जिन जहाज़ों ने गुज़रना था वो तो गुज़र बिल्कुल। गए। ये जो दूसरा धमाका हुआ, ये उस धमाके से जो आग लगी, उसके साथ जो असले का डिपो था, वो फट पड़ा। अब हुँ, अफ़गान तालिबान इसको छुपाना चाह रहे हैं, वो दुनिया को जो है वो आँखों में धूल झोंक रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान से जानबूझ के भारत और इज़राइल की ईमा के ऊपर दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये फितने हैं और ये बिल्कुल। इसी वजह से इन्होंने इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि इन तमाम अहातों के अंदर जो ये एरियाज थे, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां दहशतगर्द बैठे हुए थे, हुँ, ये इन दहशतगर्दों के ठिकानों को गार्ड कर रहे थे। ओह! यानी कि टीटीए जो थी, वो टीटीपी के ठिकानों को गार्ड कर रही थी और यही वजह है कि वहाँ वो आज़ाद प्रेस को जाने से रोक रहे थे। ये एक बात इसके अंदर आ गई। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये राब्ता अब रोकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला हुँ, अब जारी रखना चाहिए।
ये 100 के करीब दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए हैं। इनको मजीद जो जब तक कि हम 7-8 हजार दहशतगर्द जिनका जिक्र जो है खुद रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान को भी मालूम है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब हमें जो है उनको ठिकाना, मैं वन बाय वन करके आपको बताता हूँ। नंबर जी। 1, कार्रवाइयां जारी रखें और तमाम जो हाइड आउट्स हैं उनको चुन चुन के जो है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया जाए। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर जो तमाम की तमाम जो असला खाने वहां मौजूद हैं, जिसमें खास तौर पे 7.25 खरब डॉलर का जो अमरीकी असला वहां वो छोड़ गए हैं दानिस्ता तौर पर, वो तो उसको वापस ले। तबाह किया। जी। और तीसरा ये है कि उनके एयर बेसेस जितने भी वहां हैं उनको जो है आप नाकारा करें, ताकि भारत की जो आमदोरफ्त है वो और बंद हो। भारत का जो सिलसिला वहां जारी है, जिस ढटाई से वो असला भेज रहे हैं और जिस तरीके से वो जो उनको डॉलर भिजवा रहे हैं, पैसे भिजवा रहे हैं, दीगर मुआवनत कर रहे हैं, वो सिलसिला बंद होना चाहिए। तो और चौथा ये है कि वो तमाम लोग जो उनके लिए हमदर्दी रखते हैं अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, उनको मत छोड़ें। अफगानिस्तान के अंदर उनको टारगेट करें, क्योंकि जो कानून, दुनिया का कानून, पाकिस्तान की ताज़ीरात को जरा साइड पे कर दें। दुनिया का कानून ये कहता है कि जो कातिल का साथी होता है वो कत्ल के जुर्म में उतना ही बराबर मुलविस का होता है। शरीक है। इसलिए चाहे वो अफगानिस्तान की कोई लीडरशिप है, चाहे वो उनका कोई इंडिविजुअल है, वो कोई शख्सियत है, आप उसको जो है अब टारगेट करें, क्योंकि हमारा खून सस्ता नहीं है। पाकिस्तान अफवाज ने ये कार्रवाई करके हमारा दिल खुश कर दिया है। बिल्कुल। उसने बता दिया है कि हम अपने शोहदा का जो खून है उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। अगर हम सरहदों के मुहाफिज हैं तो अपने खून की भी मुहाफिज हैं। और ये देख लें कि कर्नल गुलफराज और उनके साथ दीगर हमारे जो अहलकार शहीद हुए, उनके नमाज जनाजा अदा करने से पहले हमने जो है अपना बदला लिया है। तो ये चंद चीजें हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल में हमें अब मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपकी जानिब से उठाए गए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। एक तो इकदाम जो पाकिस्तान की जानिब से किया गया फ़ौरन, वो बहुत ज़बरदस्त था कि बॉर्डर को बंद कर दिया। बहुत लोगों ने इस पर आवाज़ें भी उठाई, सवालात भी किए कि क्यों बॉर्डर को बंद किया गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया। जबकि अंदरूनी मामलात को शायद वो उस तरह से उतनी संजीदगी से नहीं समझते थे जितनी संजीदगी से फ़ैसले करने वाले लोग जो मौजूद हैं वो समझ रहे थे। ये बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत सारे दरवाजे जो है ना उनके लिए बंद हो गए। पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके लिए अपना घर खोला हुआ था, बंदरगाहें उनके लिए अवेलेबल थी, यूनिवर्सिटीज़ तक वो रसाई हासिल कर सकते थे, हमारे घरों में वो घुसे हुए थे। हर जगह पे आप जॉब्स जहाँ पे भी देखें आपको अफ़गानी नज़र आते थे और उनको अपने घर का एक फ़र्द बना कर रखा गया। लेकिन उस सब का नुकसान हमने देख लिया कि हमारे साथ क्या हुआ। कभी भी किसी भी दुनिया में किसी मुल्क ने भी किसी दूसरे मुल्क के लिए इस तरह से रास्ता या इस तरह से दरवाजे नहीं खोले जिस तरह से पाकिस्तान ने खोले थे। ये एक अच्छा इकदाम था। अब जो डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद नहीं किए गए, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, जो हमारे मेरे ख्याल है कि जो हमने किया वो हमारी आला ज़र्फ़ी को ज़र्फ़ी जो था। है वो साबित करता है। जो माज़ी में जो भी हमने किया वो हमारा आला ज़र्फ़ी थी और हमने वही किया जो अंसारे मदीना ने किया था और हमने जो है वही अमल किया। क्या बात जो है। उन्होंने किया वो उनकी कम ज़र्फ़ी को साबित करता है। ये देखिए ना, एवरीबॉडी इज़ रिस्पांसिबल फॉर हिज़ ओन डीड्स। अब जो इसके अंदर मसला आता है कि बॉर्डर बंद करना। देखें, मैं एक सिंपल सी, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया होगा। अगर आपके किसी भाई को कत्ल कर दिया है किसी ने और वो दुकानदार है, क्या आप उसकी दुकान से सौदा लेना चाहेंगे? आप उसके साथ तिजारत करना चाहेंगे, चाहे नहीं, उसमें कितना ही मुनाफा क्यों ना हो? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बर्तानिया में था और बर्तानिया में जिस मैं बिल्डिंग में था उसके नीचे ही एक हिंदू की, जो एक इंडियन की दुकान थी और वहां से सौदा मिल जाता था आसानी से। मैं तकरीबन 2 मील वॉक करके जाता था, क्योंकि अगली जो सौदा सल्फ की दुकान थी जहां वो हलाल 2 चीजें मील दूर मिलती थी, थी। हाँ, 2 मील दूर थी और बर्तानिया की सर्दी और बारिश का मौसम, मैं 2 मील वॉक करके जाता था। मैं कहता था ये नहीं हो सकता कि मेरे कश्मीरी के सीने पे गोली लगे और उस पे लिखा जाए कि ये
कहीं पाकिस्तान के अब्दुल्ला पैसे। गुल के पैसे इसमें शामिल हैं, ये नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अगर उनका बॉर्डर बंद किया है और अगर मुआशी तिजारत उनके साथ खत्म किया है, तो पाकिस्तान इज वेरी मच जस्टिफाइड, ये बिल्कुल सही किया है। दूसरी जानिब जो है वो सिफारती ताल्लुकात है। देखें, सिफारत के अंदर जो होते हैं एक बैकडोर चैनल जो है वो आप राब्ते रखते हैं, और मेरे ख्याल में सिफारती ताल्लुकात के ऊपर हमें जिस तरह से हमने भारत के साथ रखे में हैं, और क्योंकि भारत के साथ मैं तो ये समझता हूं कि भारत को भी अभी हमें अपने सिफारती ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल। इजराइल एक नाजायज रियासत है तो भारत भी जो है वो जिस तरह से उसने फलस्तीन पर कब्जा किया, भारत ने इस कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, और आए दिन पाकिस्तान में ये जितना फितना फसाद और ये जितना फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये तमाम के तमाम भारतीय फंडेड हैं, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। अब जो इसमें एक अहम बात है शहरबानो, बेटा मैं आपको जी। ये बताना चाहता हूं, आप इसको गौर कीजिए कि ये जो इस टाइम पे इंडिया का, इजराइल का जो और अफगानिस्तान का जो नेक्सस गठजोड़ है, है। ये आप जरा अलिफ देख लें। अमेरिका, अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया, इंडिया। ये चार अलिफ इस टाइम पे आपके खिलाफ नबरदाजमा है। जब पाकिस्तान भारत जंग हुई तो उस टाइम पे इजराइल और इंडिया जो है वो इकट्ठे लड़े, और इस बात का एतराफ खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार किया। बिल्कुल। दूसरी जानिब जो है, अब आप ये देखें कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में $7.25 खरब का असला जो छोड़ के गया, वो क्यों क्या छोड़ ये के गए? गैर दानिस्ता तौर पर छोड़ के गया या ऐसा ये नहीं है। दानिस्ता? ठीक है ना? अच्छा, फिर दूसरी जानिब जो है 2021 के इन्खला के बाद से लेके आज तक अमेरिका, अफगान हुकूमत, जिसकी खुद अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि वहां 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, उसी मुल्क को वो तकरीबन $19 बिलियन जो है वो दे चुका है। और अब उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल ये कहा था कि जनाब मैं जो है वो जो $40 मिलियन हफ्ता है अफगानिस्तान को जो एड के तौर पर जाता है, जो तालिबान हुकूमत इस्तेमाल करती है, वो मैं मुनक़ते कर रहा हूँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने कहा चले ये हमारी एक बड़ी कामयाबी थी सिफारती। लेकिन उसके चंद दिन के बाद ही वो दोबारा एड बहाल की गई। अब आप देखें कि $7.25 खरब का असला छोड़ के जाना, वहां बिल्कुल। $40 मिलियन हफ्तावार देना, अफगानिस्तान के अंदर भारत का असर और रसूख पूरी दुनिया से जो है वो पोशीदा नहीं है, उसके बावजूद उस भारत के साथ अमेरिका का जो एक डील होना, दिफाई डील 10 साला, और साथ ही साथ ट्रेड टैरिफ कम करके 50% से 18% कर देना, ये तमाम बातें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये एक पाकिस्तान के खिलाफ इतना फसाद कायम किया जा रहा है। जो मेरी अगली बात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब ये बार-बार दाइश और आईएसकेपी का नाम लिया जा रहा है। ये क्यों लिया जा रहा है? ये दाइश और आईएसकेपी का मतलब ये है कि दाइश जो है वो क्योंकि एक इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खिलाफ अमेरिकी फोर्सेस, सीरियन डिफेंस फोर्सेस और इराकी फोर्सेस ने मिलकर जो है वो कार्रवाई की थी, और अबू बकर अल बगदादी को 2018 के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2,57,000 के करीब इनकी स्ट्रेंथ बन गई थी, और उसके बाद इनको खत्म करते करते तकरीबन अब ये 3 से 5,000 रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इनकी मौजूदगी को जाहिर करके ये भी साबित किया जा रहा है कि कल को पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक इकट्ठा प्रोग्राम बनाया जाए कि जी हम तो दहशतगर्दी से लड़ने आ रहे हैं, हम तो एक न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर जो है वो किसी अनसेफ हैंड के अंदर चला जाए, दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए। इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है ये पहले भी हुआ था जब तालिबान की बात की गई कि जी वो तो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं इस्लामाबाद से और जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से, और वो उसके बाद फिर जनरल अशफाक परवेज कियानी ने उस टाइम पे ऑपरेशन किया था ताकि दुनिया को ये मौका ना दिया जाए। तो ये दुनिया मौके की तलाश के अंदर है। ये अफगानिस्तान जो ईरान है ये तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। ये जो खित्ते के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जो अमरीकी बहरी बेरे आ रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं आ रहे। जो मुल्क अभी न्यूक्लियर का हसूल करना चाहता है
उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो यानी जो असल लोग ये तो हसूल कर बहुत चुके हैं, इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है अब्दुल्ला मिदगुल साहब कि ये जो सारा गठजोड़ किया जा रहा है इसके पीछे साजिश पाकिस्तान को गिराना है। ये बिल्कुल ये पाकिस्तान जो हसूल करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। तो जो उन्होंने हासिल कर लिया वह वो। आपका क्या ख्याल है, हम्म। पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक बेंजामिन नेतन्याहू क्या स्टेटेड पॉलिसी नहीं दे चुका? क्या जो हम्म। है वो शफ्ताली जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर था इजराइल का, क्या उसने ये बयानात नहीं दिए? क्या बिल्कुल दिए हैं। अमेरिका का जो सफीर इस टाइम पे माइक हकाबी है जो कि इजराइल के अंदर तैनात है, उसने ये कहा है बयान में कि मैं सजेस्ट करता हूं, मैं ये कहता हूं इजराइल को, राय देता हूं कि जनाब आप जो है ये मशरिक वस्ता के ऊपर कब्जा कर लें, ये तमाम इलाका आपका है ये। और वो कहता है कि ये बाइबल के हिसाब से आपका है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सारा काम अमेरिका का सफीर हो और वो ये सजेशन दे रहा हो इजराइल में बैठ के, ये छोटी बात नहीं ये है। क्या अमेरिका की क्या मतलब सफीर बगैर अपने हेडक्वार्टर के, बगैर दफ्तर खारजा की इजाजत के ऐसा कोई बयान दे सकता है? वो भी बहुत एक इजराइल जैसे मुल्क में, एक जो कि पूरी दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो ये ऑब्वियसली। आप समझे कि ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या साजिश चल रही है। पाकिस्तान निशाना है और पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया की मल्टी सुपर पावर्स के साथ जो है वो तन तनहा जो है मुकाबला कर नबर्द रहे हैं। आजमा है और इसके अंदर उसको कामयाबियां मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने देखा कि बावजूद इतनी हमने कोशिशें कर ली, बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अफगानिस्तान को मुखालिफ करके डायरेक्ट हमला करवा के इंडिया से, लेकिन नहीं कुछ बना, तो फिर अब क्या किया जाए? अब हम्म। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर के ऊपर, सियासी तौर तोड़ा पर जो जाए। है तकसीम किया जाए और सियासतदानों के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए। वैसे ही जैसे किताब लिखी गई है कि पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, ये किताब लिखी गई तकरीबन 12-13 साल कबल और हम्म। इसका जो मुसन्निफ है उसका नाम जो है वो मुझे अभी ज़हन में आ जाएगा। जी। तो उसने एनाटोल लेवन कहता है कि पाकिस्तान को अगर आपने टुकड़े करना है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के मुतल्लिक और मिलिट्री के मुतल्लिक जो है शकूक और शुबहात पैदा करें, उनको मुतनाज़ा बनाएं, उनकी किरदार कुशी करें। और इसके करने के लिए वो तरीकाकार बताता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप जो है वो सियासी लीडरशिप को इस्तेमाल करें जो अवाम के अंदर मकबूलियत रखते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये 13 साल कबल लिखी हुई किताब एनाटोल लेवन की पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री मौजूद है। बीबी आप मुझे बताएं आप। सर ये इतना अहम पॉइंट आपने उठाया है कि मैं तो हिल के बैठ गई हूँ, मतलब मेरा दिल एकदम दहल गया है कि इतनी बड़ी प्लानिंग हमने ये पढ़ा हुआ है और हमने ये देखा हुआ है कि यहूदी जो हैं ये बहुत लंबी प्लानिंग करके, साजिश करके, एक प्लान के तहत आगे बढ़ते हैं। और ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ये वाज़े तौर पर बता रही हैं और क्लियर एक इंडिकेशन है कि ये तो चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। लेकिन हकीकत में ये जो आपने एक अलीफ वाला पॉइंट बयान किया है ना, ये बहुत अहम है और मुझे लगता है कि इस पर अब सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब्दुल्ला मिदगुल साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी हम सफ़र कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये जो बाकी नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, आने वाले दिनों में उनके लिए भी इसी तरह के मामलात सामने आएंगे अगर वो चुप करके खामोश बनकर देखते रहे तो? मेरे ख्याल है जो अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के सदूर का पाकिस्तान का दौरा हुआ वो बड़ी अहमियत का हामिल है। हम स्ट्रेटेजिक तौर पर उनके साथ जो है वो अलाइनमेंट्स के अंदर हैं बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह को बहुत इज्जत मिलती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको आज़ादी मिली पाकिस्तान की वजह से, आईएसआई की वजह से, पाकिस्तान की अफवाज की वजह से, क्योंकि वो तो रूस के जो सोवियत यूनियन था उसका अंदर जो है वो पिस गए थे। उनकी मसाजिद के अंदर जो
कुफल लगे थे, उसको खोलने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। तो वो हमारी तरफ एक बहुत मोहब्बत वाला जज्बा रखते हैं। दूसरी जी। जानिब जो है आपने जैसे फरमाया, अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो काम हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर चीनी जो एरियाज हैं, जो जहाँ चीनी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है। और खास तौर पे ठीक। बदख्शान वगैरह के इलाके के अंदर, जो कि हमारे वाखान कॉरिडोर के साथ जाके मिलते हैं, वो सूबे जो नूरिस्तान वगैरह का इलाके हैं, जहां दाइश अब अपने कदम जमा रही है, जिसका जो है वो रशियन वजारत खारजा भी इकरार कर रही है। जी। ऐसी सूरत के अंदर वहाँ ईटीआईएम, ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो वहाँ बरसरे पैकार है, जिन्होंने हालिया जो है वो आपको मालूम है कि चीनी जो वहाँ का प्रोजेक्ट चल रहे थे जो ताजिकिस्तान के अंदर, उनको निशाना बनाया गया। क्योंकि सही। अगर ये वाखान की पट्टी जो दरमियान में 99.1 किलोमीटर की है, अगर ये खत्म हो जाए तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर जो है वो मिल जाता है। सही। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो वहां उनको निशाना बनाना, चाइना को डायरेक्ट थ्रेट देना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको जो निशाना बनाना, ये तमाम बातें जो हैं इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि ताजिकिस्तान दहशतगर्दों से जो है वो पाक नहीं है। ताजिकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं और वो ईटीआईएम कर रही है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया पल रही है। हम्म। दूसरी जानिब है उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यूआईएम, जो कि वहाँ बाकायदा उज़्बेकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती हैं, तो उज़्बेकिस्तान की भी बस हो चुकी है। तीसरी जानिब जो है तुर्कमेनिस्तान को निशाना बनाया जाता है। चौथी जानिब जो है जैश-ए-अदल जो है वो ईरान के अंदर कार्रवाई करती है, दहशतगर्द तंजीम है, इंटरनेशनली दहशतगर्द लिस्ट के ऊपर मौजूद है और वो वहाँ कार्रवाई करती है ईरान के अंदर। और ईरान जो है इसके ऊपर पाकिस्तान के साथ फुली ऑन बोर्ड है कि ये जैसे अदल जैसी तंजीमें जो हैं इनका सफाया होना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से अब आप देखें कि जो टीटीपी है, इसी तरीके से जो जमातुल अहरार है, वहाँ आईएसकेपी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है, दाइश है, वहाँ जो है वो बीएलए है, वहाँ बीआरए है, मजीद ब्रिगेड है। हम्म। ये तमाम जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कार्रवाइयां अमल में लाती हैं और ये चाहती हैं कि किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और सही। यही इनका एक सबसे बड़ा जो दुनिया का मंसूबा है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। डी न्यूक्लियराइज करने के लिए उन्होंने बराह रास्त बड़े जोर लगाया, लेकिन ये बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक के पाकिस्तान फौज दरमियान में हायल है, यानी कि तब तक मिलिट्री मामला नहीं मौजूद होंगे। है, एज ए कस्टोडियन, एज ए उनकी गारंटर जो बैठी हुई है, उनको सिक्योरिटी फराहम करती है, उस आर्मी को निशाना बनाया जाए। यानी कि डी न्यूक्लियराइज करने के लिए ठीक। डीमिलिटराइज होना जरूरी है और हम्म। डीमिलिटराइज करने के लिए डी इस्लामाइज किया जाए। इस वजह से यहाँ हम्म। बकायदा इस्लामी टच दिए गए। यहाँ बात तो इस्लाम की गई, लेकिन उस इस्लाम को कभी नाफिजुल अमल करने की कोशिश नहीं नहीं की की गई। गई। कभी रियासत मदीना का नारा बुरा नहीं था, लेकिन क्या रियासत मदीना का नारा लगाने वालों ने कभी सूद के लिए जो है कोई बिल लेके आए कि कौमी असेंबली के अंदर के जनाब सूद आज से जो है वो हराम है, खत्म कर दिया गया? तो वो ऐसा नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से इसको लिंक किया जाए चाइना के साथ, ताकि सही। पाकिस्तान जो कि एक अस्करी कुव्वत है, एक न्यूक्लियर कुव्वत है, एक आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, उसको जो है वो इकोनॉमिकली वीक किया जाए। इसलिए उसको डी लिंक किया जाए चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि उसकी मुआशी ग्रोथ ना हो सके। ये हम्म। 4 डी हैं, इनको आपको जमहूरियत, जहाद और जौहरी सलाहियत के साथ आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला मिर्पुर साहब, आखिर में आप बताइएगा कि हमें बलूचिस्तान के मामले पर संजीदगी से कौन से इकदाम करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे दहशतगर्द भेजे जाते हैं। देखिए, अगर आप मेरे से बिल्कुल सही-सही सुनना चाहती हैं, मेरी नज़र के अंदर ये जो मगरबी तर्ज़ जमहूरियत का निज़ाम है, ये हम्म। पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहा। ठीक। करप्शन के बाज़ार हैं,
आईएमएफ की रिपोर्ट मौजूद है, 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई और उसके बाद सजा किसी को देखने में नहीं आई। दूसरी जानिब जो है वो खुद अभी एहसन इकबाल साहब ने ये फरमाया कि बलूचिस्तान के अंदर जो शरह ख्वानदगी जो है अफरात ज़र वो 47% तक जो है वो गिर गया हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो तमाम सूबों का यही हाल है, पंजाब का यही हाल है, सिंध का और यही हाल है खैबर पख्तूनख्वा का। अब जो अफरात ज़र है उसकी ओवरऑल 65% के करीब जो है वो हो गया है और जो सतह गुर्बत से लोग रहने वाले हैं उनकी तादाद 47% हो गई है। तो इस जमहूरियत ने आपको, ये जो मौजूदा तर्ज जमहूरियत है, इसने आपको क्या दिया है? अब आप ये देखें कि जो मैं एक सिंपल सा सवाल सुनो टीवी के जरिए आवाम को सुनाना चाहता हूँ जी। और वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आज जो तहरीके इंसाफ उसकी जो मुखालफत करती नजर आती है, उनसे ये कोई पूछे कि जनरल राहील शरीफ के दौर में वो तो खुद उस पर दस्तखत कुनंदा थे और उसके बाद जब उनकी हुकूमत आई तो उनके वजीर आजम जो थे उन्होंने उस टाइम पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उसके अंदर खैबर 1 खैबर 2 जैसे ऑपरेशन जो है वो खुद करवाए। तो फिर आज जो है वो उसकी मुखालफत करते नजर आते हैं। फिर जो अहम तरीन सवाल है, नेशनल एक्शन प्लान पे पिछले तकरीबन 1 तिहाई से अमल क्यों नहीं करवाया गया? चाहे वो वफाक है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, अगर उन्होंने अमल कराया होता तो आज लोग जो थे वो कम से कम इस तरह से होता कि वो ये दहशतगर्दी का शिकार ना होते या कम से कम इन शहीदों की तादाद में एक खातिर खा कमी वादे होती, ऐसा ही है। लेकिन वो नहीं हुई। तो समबडी इज रिस्पॉन्सिबल। आखिर वो कौन है जिसने दानिस्ता तौर पर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से हजारों शहादतें हुई? ये मुजरिम है, इनको इसका जुर्म का जवाब देना पड़ेगा। मेरी नजर में ये निजाम तर्ज हुकूमत जो है ये तब्दील हो। फारिग हो चुका है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो दीगर इलाका जात हो। मैं समझता हूं कि ये बैड गवर्नेंस का मामला है। मजीद सूबे भी आप बना लें, लेकिन पाकिस्तान ने जब बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6.5% से ज्यादा था, तो वो दौर था जब आपका 1 यूनिट होता था। जब आपका 1 यूनिट था तो आप देखें कि गवर्नेंस मॉडल कितना जबरदस्त था। इसका मतलब है कि क्या ज्यादा सूबे बनाने से गवर्नेंस मॉडल में प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम गवर्नेंस के अंदर है, प्रॉब्लम बड़े सूबे या छोटे सूबे या उनके अंदर ज्यादा नहीं है। होने में वो नहीं है। होना चाहिए, मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम लाइज इन द गवर्नेंस। क्योंकि एक सियासी मफाद होता है, जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं तो उनके अंदर आप ये कहते हैं कि जी फलाना नाराज हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि हमें अब उस निजाम की तरफ जाना चाहिए जो पाकिस्तान ठीक है। पॉजिटिव हो, पाकिस्तान को जमहूरियत पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो रास नहीं हुआ। हमें अब पाकिस्तान पॉजिटिव के साथ चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त पॉइंटर्स आपकी जानिब से उठाए गए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुझे लगता है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त किस तरह से चल रही है, तो ये पॉडकास्ट मुकम्मल देखिएगा, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। अपना फीडबैक जो है ना पॉडकास्ट के हवाले से वो ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमारी अप्रिसिएशन होती है। थैंक यू सो मच।